Hello everyone, welcome to the Film Voyage. Today we have with us a very special guest. You've seen her in I don't know like how many films by now. It's so amazing. But recently she's made a directorial debut with Ram Prasad Ki Tirvi. Welcome Seema Pahwa, ma'am. It's great. It's a great honor to have you here. Thank you so much for doing this. Thank you. Thank you. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मतलब ये सवाल तो खैर आपसे हर हर कोई पूछ रहा है, और हर इंटरव्यू में मैंने देखा सबने पूछा है कि आपने कब सोचा कि अब आपको अपना डेब्यू कर लेना चाहिए, और वो कहानी हम सब जान गए। तो मैं उस सवाल से हट के थोड़ा-सा सवाल पूछता हूँ आपसे। मतलब जैसे मैं प आपको आप सबको पहले ही बता दूँ कि पहले हम सीमा पावा द डायरेक्टर की बात करेंगे और फिर एक्टर पे आते हैं, क्योंकि अगर एक्टिंग की मैम की बात नहीं करी गई तो मुझे जूते पड़ जाएँगे। तो एज़ अ डायरेक्टर, जैसे आपके लिए ये फैसला करना कि अब मुझे डायरेक्ट करना है। आपने कहा था कि आपसे ज़्यादा दूसरों को आपकी कन्विक्शन पे भरोसा था कि आप ये स्टोरी डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में ज़रा बताएँ कि वो चीज़ क्या थी कि वो कन्विक्शन कहाँ दिख रहा था या कहाँ दिख रहा हो सकता है आपके आस-पास वालों को? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेरे दोस्त लोग हैं, उन्हें मालूम है मैं बहुत सालों से इस लाइन से जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारा एक्सपीरियंस है, 50 साल हो गए इस लाइन में काम करते हुए। तो शायद वो एक्सपीरियंस की वजह से भी और दूसरा ये कि जो ये सब्जेक्ट था और ये जो स्टोरी मैं जिसको भी नरेट कर रही थी, तो उसे मालूम था कि जिस तरह से मैं नरेट कर रही हूँ ये स्टोरी, इसकी पकड़ और इसकी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो मुझे मालूम है क्योंकि वो मेरी देखी हुई चीज़ें हैं। मैं उस तरह की फैमिलीज़ को जानती हूँ, उस तरह की वैल्यूज़ को जानती हूँ। तो इसलिए शायद एक कॉन्फिडेंस था सारे फ्रेंड्स का कि ये बेटर बना पाओगी क्योंकि हम शायद एज़ ए मैन मतलब क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त थे वो सब मेल डायरेक्टर थे। तो उनका शायद एक वजह ये भी रही होगी कि एक औरत के नज़रिए से फैमिली के अंदर की चीज़ों को देखना, उसमें आप ज़्यादा बारीकी में जा सकते हैं। तो इसलिए उन लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि ये सब्जेक्ट तो स्पेशली सीमा तुम्हें खुद डायरेक्ट करना चाहिए। तो बस मैंने कर लिया। और एक मतलब एक बहुत ही अलग बात जो रामप्रसाद की तेरहवीं के बारे में है कि एक एक पैरेंटल लॉन्गिंग कि अपने पेरेंट्स के लिए जो, और ये हमने पहले भी फ़िल्मों में देखा था, पर एक होता है जैसे बागबान में जैसे हमारी जनरेशन ने देखा है कि वो, लेकिन उसमें पूरी एंटागनाइज़िंग वे में है। यहाँ पर कुछ भी जजमेंटल नहीं है। तो ये वो एक गेज़ पकड़ना कि हम बस एक, लेकिन उसके बावजूद आप सुप्रिया मैम को जब देखते हैं स्क्रीन पे, तो आप उनके लिए आप बहुत ज़्यादा हर्ट फ़ील करते हैं, और आप कहीं न कहीं उन बच्चों से थोड़े नाराज़ भी हो जाते हैं। ये बैलेंस आपने स्ट्राइक कैसे किया था? क्या ये स्क्रिप्ट पे ही था या फिर ये आपने डायरेक्टोरियली वैसे डिस्कवर किया? हाँ, इसलिए क्योंकि मेरा ऐसा मानना है लाइफ में कि हम नहीं होते हैं, विलन नहीं होते हैं। कोई भी इंसान विलन नहीं होता है। मेरी ज़ाती ज़िंदगी में भी मेरे जितने आस-पास लोग हैं, मैं उन्हें विलन नहीं मानती हूँ, अगर वो मेरे साथ कुछ भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनकी अपनी एक वजह होती है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जब भी मैं ऐसी फ़िल्में देखती थी, जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया बागवान या जो इस तरह की फ़िल्में, कि क्यों नेगेटिव बनाते हैं बच्चों को हमेशा? मतलब ऐसा क्यों कि एक की तरफ सिम्पैथी चली जाए और दूसरा जो है वो नेगेटिव हो जाए। तो हम मतलब मानेंगे कि हाँ ठीक है, ये बैलेंस हो गया। नहीं, ये बैलेंस नहीं है। हम सब ग्रे शेड के लोग हैं, कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। तो मैंने शुरू से जब ये कहानी लिख रही थी तभी मेरे दिमाग में था कि इसमें मैं किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकती क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, हम कभी ऐसा अपने पेरेंट्स के साथ कर ही नहीं सकते। हम कितने भी खराब हो जाएँ, हम कितने भी बदमाश हो जाएँ, कुछ भी हो जाएँ, पर हम कभी भी वो फीलिंग खत्म कैसे कर सकते हैं? उन्होंने हमें पैदा किया है। तो हम उनके से नेगेटिव नहीं हो सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे आस-पास ऐसे हालात पैदा हो जाएँ कि हम उनकी कोई हेल्प ना कर सकें। या फिर हमारा एक पर्सनल एक इंटरेस्ट हो सकता है या एक सेल्फिशनेस हो सकती है, जिसकी वजह से या हमारी कोई ईगो हो सकती है, जिसकी वजह से हम वो दीवार खड़ी कर देते हैं। पर इमोशन तो कहीं नहीं जाता। आप कितने भी बुरे हों, आपके पेरेंट्स में से कोई भी किसी को बीमार हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, आपको सेम फीलिंग आती है कि नहीं यार कुछ होना नहीं चाहिए इन लोगों को। तो वो बैलेंस करना तो बहुत ज़रूरी था स्क्रिप्ट में, क्योंकि मुझे हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि लोग इस बैलेंस को हमेशा मतलब ये भगवान जैसी फ़िल्म, किसी भी फ़िल्म को उठा लो, आप विलेन जब बनाते हो तो विलेन को इतना विलेन बना देते हो कि उसके अंदर कोई अच्छाई है ही नहीं जैसे। मुझे लगता है विलेन का अपने घर में तो अच्छा होगा ना, अपनी बीवी से तो अच्छा होगा, अपने बच्चों से तो अच्छा होगा, अपनी माँ से तो अच्छा होगा, वो पर्टिकुलर एक आदमी से खराब हो सकता है, पर वो सबसे खराब हो गया ये कैसे हो सकता है?
इतना तो रावण भी नहीं था खराब। तो सही बात है। ये बैलेंस तो मुझे लगता है ज़रूरी था और वो मैंने रखा और मुझे अच्छा लगा कि वो कम्युनिकेट भी हुआ, लोगों तक पहुँचा, वो सबसे ज़रूरी था मेरे लिए। हुँ। तो जैसे आपने जब जैसे अब स्क्रिप्टिंग जब आप कर रही थी, तो जो भी कैरेक्टर्स आपने कहा कि ये दुनिया आपने देखी हुई है, आपके जान-पहचान की दुनिया है। तो हर जगह पर जैसे स्क्रीन प्ले भी जब आप लिख रही थी, तो एक सीन में और ये बात स्क्रीन प्ले ही नहीं डायरेक्टोरियली भी होती है कि एक सीन में कई सारे कैरेक्टर्स और बहुत सारी मूवमेंट्स हैं। अ, तो उन सीन्स की स्टेजिंग करते वक़्त आपका प्रोसेस क्या होता था कि मतलब इस पॉइंट पर ये एंटर कर मतलब बहुत ही एक तरह से समझिए कि आपने लॉन्ग टेक्स भी लिए हैं बहुत सारी, पर थिएट्रिकल भी लग रहा है। वो चीज़ क्या वो उस चीज़ के बारे में प्लीज़ बात करें ज़रा? मुझे मेरा ये मानना था कि अगर आप किसी घर में एंटर कर रहे हैं, किसी की कहानी सुनने जा रहे हैं, तो आप उसका एक हिस्सा बन जाएँ। आप उसका इतना हिस्सा बन जाएँ कि आपको याद ही ना रहे कि आपको बाहर की कोई चीज़ याद ना रहे। आप उस घर में ऐसे झाँकें। तो आपने देखा होगा कि कैमरा एंगल सारे ऐसे थे जो दरवाज़े के बाहर आके रुक जाते थे। कई-कई जगहों पर मैं अंदर गई ही नहीं। मुझे अंदर कमरे में जाना ही नहीं था। मुझे बाहर से झाँकना था उस घर को। तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी था इस स्क्रिप्ट के लिए पर्टिकुलर। और जब मैं लिख रही थी और इतने सारे कैरेक्टर्स क्योंकि जब मैंने कैरेक्टर्स लिखने शुरू किए कि कितने बच्चे होंगे, फिर उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड्स होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर एक कोई आस-पास वाले मामा जी, ताऊ जी, बुआ जी, ये सब आए हुए होंगे। तो जब आपने एक एज़ अ राइटर मुझे ऐसा लगता है कि एक राइटर का ये फर्ज़ है कि अगर वो किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है स्क्रिप्ट में, तो उसको एंड तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम स्क्रिप्ट में एंट्री तो करवा देते हैं। उसके बाद वो कैरेक्टर गायब हो जाते हैं और आप सोचते हैं अरे वो भी तो आया था, वो कहाँ चला गया? उसका क्या हुआ? उसका एंड क्या हुआ? तो आप किसी को बिना क्लोज़ किए आप किसी कैरेक्टर को मत छेड़िए। एज़ अ राइटर मेरा ऐसा मानना था। तो जो-जो शिकायतें मुझे दूसरों लोगों से थी वो शायद मैंने खुद को अप्लाई करके उस चीज़ को दूर किया है कि कोई भी कैरेक्टर चाहे वो मुन्नी हो, चाहे वो बर्तन माँजने वाली इस घर में आई है, उसका भी अपना एक कैरेक्टर है। वो भी बातें सुन रही है, वो भी कान लगा रही है कि इस घर में क्या हो रहा है, ये बहू बहू लोग बहुत पीछे पड़ी हुई है अम्मा के। भले वो कुछ कर नहीं पाई हेल्प बट उसका कंट्रीब्यूशन था उस घर में। तो मुझे लगता है कि जो भी कैरेक्टर आप लाए हैं, ये एक राइटर की और एक डायरेक्टर की ज़िम्मेदारी है कि उस कैरेक्टर को पूरा ज़िंदा रखें जब तक वो फ़िल्म है। तो वो इसलिए जब भी मैं स्क्रीन प्ले लिख रही थी और सीन्स बना रही थी, तो मैं सबको यूज़ करना चाह रही थी। जितने कैरेक्टर्स हैं उन सबको यूज़ करना चाह रही थी, कि वो इस वक़्त कहाँ होगा, वो कहाँ इस वक़्त खड़ा होगा, वो क्या कर रहा होगा इस वक़्त और जो लोग ऑफ स्क्रीन थे उनके बारे में भी मैंने सोचा हुआ था, कि वो इस वक़्त क्या-क्या कर रहे होंगे घर में, किस कोने पे बैठे होंगे, क्या कर रहे होंगे वो। तो मुझे लगता है कि एक्टर्स को भी ये सारे जवाब मैं दे पाई, जब उन्होंने पूछा हम इस वक़्त क्या कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बता पाई कि आप इस वक़्त ये कर रहे हैं। ताकि आप जब नेक्स्ट सीन में आएँगे तो उसकी कंटिन्यूटी आपकी बाथरूम से एंट्री होगी आपकी, क्योंकि सुबह का वक़्त है आप बाथरूम में होंगे। तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है डिटेलिंग सोचने से मुझे बहुत आसान हो गया स्क्रिप्ट पे काम करना और एक्टर्स के लिए भी बहुत आसान हो गया क्योंकि वो पूरा जानते थे कि उन्होंने 13 दिन क्या किया है। तो आप इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे आपने कहा कि अभी ये कैरेक्टर यहाँ पर है, ये कैरेक्टर यहाँ पर है। इन सबका ट्रैक रखना कि मतलब एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स का एक अकेले आप उन्हें ऑर्केस्ट्रेट कर रही हैं लिटरली। वो चीज़ आपने अपनी एज़ एन एक्टर जो आपकी लर्निंग रही है इतनी सालों की, क्या वो उससे इनकलकेट किया वो चीज़ कैसे आती है? डेवलप कैसे होती है? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा ना कि मुझे बहुत अफ़सोस रहता था, बहुत सारी फ़िल्मों में मैंने भी ऐसे काम किया है कि शुरू-शुरू में तो मैं दिखाई दी और बहुत अच्छा कुछ मैंने किया और उसके बाद आधी फ़िल्म के बाद वो कैरेक्टर गायब ही हो गया, वो क्लाइमेक्स में भी नहीं। तो अगर वो इतना क्लोज़ था, इतना क्लोज़ रिश्तेदार था कि पहले उसने इतना सब कुछ किया, तो बाद में वो कहाँ चला गया? तो मुझे ये कमी हमेशा महसूस होती रहती थी कि ये नहीं होना चाहिए। तो इस वज़ह से शायद मैं कॉन्शियस थी, एज़ एन एक्ट्रेस मैं कॉन्शियस थी और एक पर्सनल मेरा एक अपना प्रॉब्लम है कि मुझे बहुत बुरा लगता है अगर कोई हर्ट हो जाए। मेरा अपना पर्सनल चीज़ है वो। तो मुझे लगता है एक्टर तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको तो हर्ट करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो तो अपनी सारी तमाम फीलिंग्स को आपके सामने रखने वाला है। तो उसको हर्ट करने का तो कोई किसी का हक ही नहीं बनता है। तो मुझे मेरे एक्टर्स कोई भी हर्ट ना हो,
कोई भी ऐसे ना हो तो ये शिकायत रह जाए कि हमें लिया और हमें क्या काम दिया सीमा ने, कुछ भी नहीं, मतलब बस पासिंग शॉट थे मेरे तो, कुछ कैरेक्टर नहीं निकल के आया। तो मैं जब लिख रही थी तो मेरे पास सबके सिनॉप्सिस थे और मेरे पास कैरेक्टर्स के सिनॉप्सिस नहीं, मेरे पास उस घर के भी सिनॉप्सिस थे। जब मैंने अपने सेट के लिए दिया तो मैंने उनको बताया कि ये घर इस इतने साल में बना होगा, उसके बाद इसका व्हाइट वॉश जो हुआ होगा सबसे पहले वो चूना का हुआ होगा। फिर कैसे इसका कलर चेंज हुआ होगा, फिर इसका कलर चेंज हुआ होगा और अब जाके इसका कलर ये बन गया। और इसमें लगने वाली काई, उसके रीज़न्स क्या हैं? या इसमें आने वाली दरारें या किसी कोने से एक पीपल का पत्ता उग आना, वो क्या होप देता होगा इस घर में? तो वो सारे सिनॉप्सिस मैंने सेट डिज़ाइनर को भी दिए थे। ऐसे ही मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को भी 4 रंग दिए थे कि मुझे एक सूखा हुआ ब्लड चाहिए, यानी कि मैरून कलर। मुझे एक ग्रीन कलर चाहिए लेकिन वो भी सूखा हुआ, काई का कलर। मुझे बेज कलर चाहिए क्योंकि अब सब कुछ बेज हो चुका है। मुझे इसमें एक हल्का-सा रस्ट कलर दे दो। तो ऐसे कलर्स के भी अपने एक मीनिंग होते हैं, क्योंकि मैं पेंटिंग में ज़्यादा शौक रखती हूँ, तो मुझे कलर्स की मीनिंग बहुत ज़्यादा, मैं क्लोज़ हूँ उनके। तो मुझे लगा कि इस घर का कलर और उस घर के कलर के बीच में दिखने वाले कलर्स, वो हमारे घर के लोगों को रिप्रेज़ेंट करेंगे। तो आप देखिए सिवाय सीमा के किसी ने भी कोई और कलर नहीं पहना है। वो 4-5 कलर्स में ही सबके कॉस्ट्यूम्स हो गए थे। सिर्फ सीमा ने ब्रेक किया है, जिसको हमने ब्लू दिया है, जिसको हमने सी ग्रीन दिया है, जिसको हमने रेड भी दिया है, उसको हमने कलर्स दिए हैं। और 13वीं तक हमने किसी को कलर नहीं दिए, 13वीं में आके कलर्स शुरू हुए हैं उस घर में। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट्स हैं अलग-अलग और ये सभी डिपार्टमेंट डायरेक्टर से लिंक्ड हैं। तो जब डायरेक्शन करने के लिए सोचो तो स्क्रिप्ट ही नहीं, स्क्रिप्ट के आस-पास जो चीज़ें हैं, उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो जी। कैमरामैन के लिए भी एक सिनॉप्सिस कि मैं एक पड़ोस की औरत हूँ। मैं एक पड़ोस की औरत कितना देख पाऊँगी इस घर को? कितने कोनों में घुस पाऊँगी? जहाँ तक मैं घुस पाऊँगी मैं वहीं तक घुसूँगी। मुझे इससे ज़्यादा अंदर जाना ही नहीं है, क्योंकि हम आउटसाइडर हैं। हम किसी के घर की कहानी देख रहे हैं। तो वो फीलिंग और दूसरा ये कि हमें इतना स्मूथ होना चाहिए सब कुछ कि हमें पता ही ना चले कि हम कब छोटे रूम से बड़े रूम में आ गए, हम बड़े रूम से छत पे चले गए, छत से फिर नीचे आ गए, नीचे से ऊपर चले गए। वो जो ट्रैवलिंग है पूरे उसकी शॉर्ट डिविजन्स इसीलिए मैंने ऐसी की कि मैं चाहती ही नहीं थी कि हमें कहीं महसूस हो कि हम जग के साथ किसी जगह जा रहे हैं। और देखिए ये सबसे बड़ा रिस्क था मेरे लिए। आज के ज़माने में जिस तरह की फ़िल्में बन रही हैं, जितने बम, बूम, धाड़, गाड़ियाँ उड़ जाती हैं, बम फुट जाते हैं, फ़ास्ट हो गए हैं लोग, गाने भी फ़ास्ट पेस के हैं, हर चीज़ बहुत फ़ास्ट है। उसमें इस पेस की फ़िल्म बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरे प्रोड्यूसर को मैं थैंक्स बोलूँगी कि उन्होंने मुझ पे बिलीव किया, इस स्पेस पे बिलीव किया, वरना आज के ज़माने में मुझे डर सबसे ज़्यादा यूथ का था कि कहीं वो ये ना कहे कि बाप रे! कितनी स्लो फ़िल्म है यार, बस चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो ये डर डेफ़िनिटली एज़ अ डायरेक्टर मेरे अंदर था कि क्या ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन मुझे जो कॉन्फिडेंस था, वो उसके इमोशन का था। कि इमोशन अगर आपने पकड़ लिया और आपने सेकंड सीन या थर्ड सीन से वो इमोशन लोगों का पकड़ लिया, तो वो इस फ्लो में जाएँगे। उनको नहीं लगेगा कि इसमें गाड़ी उड़नी चाहिए, इसमें बम फूटना चाहिए या इतनी लंबी फ़िल्म निकल गई, इसमें कोई गाली क्यों नहीं आई या कोई किसिंग सीन क्यों नहीं आया या कुछ ऐसा वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे पास भी गुंजाइश थी। मेरे पास भी राहुल और बिट्टू के सीन की गुंजाइश थी। कि अगर मैं चाहती तो वहाँ पर मैं पूरा सेक्स दिखाती लोगों को और उसके बाद वो सीमा वहाँ पहुँचती और उसको थप्पड़ मारती। बट मुझे लगता है ये सब मेरे लिए अननेसेसरी है। मुझे लगता है हम कह रहे हैं ना वो बात, हम बता रहे हैं ना आपको वो बात, आप फ़ील कर लीजिए ना। मतलब सिनेमा दिखाने का मतलब है कि सिनेमा मतलब कैमरे के थ्रू सिनेमा, ब्यूटीफुल सिनेमा दिखाना। सिनेमा दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम इतने रियलिस्टिक चले जाएँ कि हम सब कुछ दिखाने लग जाएँ। कुछ कुछ चीज़ें हैं मुझे लगता है जो हमारी प्राइवेसी में ही ज़्यादा ब्यूटी है। तो वो थोड़ा-सा मुझे लगा कि मैं ध्यान रखूँ और अगर लोगों ने पसंद किया है तो मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है कि थैंक गॉड कि आज के ज़माने में भी जहाँ लोग सब भाग रहे हैं, वहाँ इस स्पेस की फ़िल्म को लोगों ने एप्रिशिएट किया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय ऑडियंस एंड ऑल बिल्कुल। या पर जैसे आपने कहा कि जो स्टोरी है
एक रीज़न इस वजह से जिस इमोशन की आप बात कर रही हैं वो क्योंकि फ़िल्म की स्क्रीन प्ले की तरह जैसे बहुत ही प्लॉट हेवी स्क्रीन प्ले होता है, वैसा नहीं है, बहुत शॉर्ट स्टोरी की तरह है क्योंकि और एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा कि हर कैरेक्टर्स पर तो आते हैं अभी लेकिन जो फ़िल्म की बुक एंडिंग थी, जो हम शॉर्ट स्टोरीज़ में पढ़ते थे कि जो उन्होंने कहा जब तार बनाने वाले की सारी तारें उलझी हुई हैं और एंड भी फ़िल्म उसी पर होती है। ये इस थॉट की जेनेसिस कैसे हुई थी आपके अंदर? देखो मुझे रिश्तों के बारे में हमेशा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हम उलझे हुए हैं। मैं एंड में एक और डायलॉग चाहती थी लेकिन फिर हमने नहीं रखा उसे, कि यही कहना कि वो जब अम्मा बाहर निकल के आती हैं तो वो उसको कहती है कि अरे काहे को पीछे पड़ा हुआ है, उलझे रहने देना। अरे अगर तूने समझा दी तो हो सकता है फिर लाइन खराब हो जाए। तो पड़े रहने देना ऐसे ही। तो वो डायलॉग था फ़िल्म में, वो बाद में एडिट हो गया। पर मेरा रीज़न यही था उन उलझी हुई तारों से कि हम हैं ऐसे, हम ऐसे ही हैं। हम उलझे हुए ही हैं, पर हम सुंदर हैं। हमारे रिश्ते खूबसूरत होते हैं। उनको उस नज़रिए से देखो, कैसे भी पड़े आड़े-टेढ़े एक-दूसरे के पीछे, एक-दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, एक-दूसरे की बुराइयाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर फिर भी बहुत ज़रूरी हैं। हमारे रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं और अभी तो मुझे लगता है कि और रेलेवेंट है क्योंकि अभी पिछला साल सब लोगों ने इतना अकेले बिताया है, बिल्कुल। इतना ज़्यादा अकेले बिताया है कि आप लोगों को सबको ही महसूस हुआ है कि यार वैल्यू कितनी है। लोगों का मिलना, सोशल होना हमारा कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम जो रिश्तों को छोड़-छोड़ के अलग होते जा रहे हैं, बिल्कुल ही अलग होते जा रहे हैं। वहाँ पर ये फ़िल्म के साथ लोगों का जुड़ना, तो मुझे और यकीन हो रहा है कि हम अभी भी अंदर से वही हैं। अब अभी भी हम चाहते हैं कि लोग हमसे मिलें, सोशल हों, प्यार है, मोहब्बत है, बुआ आके कान खींच गई, मामा आके थप्पड़ लगा गया। तो वो जो अपनापन है, वो है। तो वो अगर लोगों को अभी भी पसंद कर रहा है, तो इसका मतलब दिल में कहीं न कहीं अभी भी आग बची हुई है। बिल्कुल बची हुई है। इनफैक्ट देखकर तो याद भी आ जाती है कई बारी कि अरे फ़ोन कर लेते हैं यार। और जैसे तो ये तो जो थॉट था कि एक और ये बहुत ही नेचुरली आ गया घर के बाहर बिजली का खंभा और उसपे वो आ गया, उस स्पेस में वो नेचुरल है। लेकिन एक चीज़ जैसे आपने कहा कि आपकी हर चीज़ की एक सिनॉप्सिस थी। ये बहुत पेक्यूलियर लगा मुझे जो ताऊ जी की गाड़ी है, उसकी क्या कहानी है? ताऊ जी की गाड़ी बड़ी अतरंगी उस जगह पर वो अलग सी लगती है कि वो और आप इमेजिन करते हो कि वो आती होगी तो मोहल्ले में बातें होती होंगी उस गाड़ी की। उस गाड़ी की क्या कहानी है? वो कहाँ से आई? की कहानी ये है कि ताऊ जी उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो कहता भी है वो उनका जो पोता है कि धक्का मार के लाए हैं। इनसे कहा था कि मतलब नहीं आएँगे लेकिन इन्होंने कहा नहीं चलो। हमने कहा गाड़ी में पेट्रोल तक नहीं है तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं धक्का मार के जाएँगे पर जाएँगे ज़रूर। या फिर वो गाड़ी का सबका रिएक्शन ये है कि नहीं उस गाड़ी में नहीं जाएँगे, हम टैक्सी ले लेंगे रहने दो, वो गाड़ी में नहीं जाना। तो वो गाड़ी लेकिन ताऊ जी का इतना प्राउड है उस गाड़ी पे कि आज तक मैंने उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, जबकि मेंटेन नहीं है वो गाड़ी। वो पहले ही डाउट था सबको इसीलिए वो खराब हो गई गाड़ी और इसीलिए वो फँस गए वहाँ पर, एक रात के लिए। तो वो गाड़ी होता है ना जो बस एक लेके बैठ जाता है एक आदमी कि ये मेरी धरोहर क्या है लाइफ की ये है, ये कमाया मैंने, बस। और फिर वो बहुत इंग्लिश टाइप के रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग रहे हैं, तो वो बहुत इंग्लिश टाइप के रहे हैं। शायद उन्होंने किसी ब्रिटिश उसमें काम भी किया हो, तो उसकी वजह से उनका एक वो रह गया और क्रिकेट के शौकीन हैं तो अपने एक वो यूनिफ़ॉर्म में ही रहते हैं हर वक़्त। तो एक होते हैं हमारे यहाँ फैमिली में कभी एक कोई आदमी ऐसा होता है, जो आपको लगता है ये ऐसा क्यों इसका सेटअप ये क्यों है? उसके अपने रीज़न्स होते हैं बहुत सारे। तो ताऊ जी की गाड़ी, ताऊ जी का पोता, तो वो एक सेटअप था पूरा मेरे पास। तो इसलिए उन्होंने पोते को भी वही कपड़े पहना रखे थे, आपने भी गोल्फ कैप पहना रखी कभी सोचा आपको ज़्यादा मतलब अभी तो ख़ैर जब आप लिख रही थी उस वक़्त 2015 में तो इतने वेब शोज़ नहीं थे, पर अभी आप जब आप देखती हैं कि हर कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने का अच्छी अपॉर्च्युनिटी तो आपको लगता है कि रामप्रसाद की 13वीं अगर एक वेब शो होती तो आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलती एज़ अ क्रिएटिव पर्सन? थी, तब तो ये कमाल ही कुछ हो जाता है। इसलिए क्योंकि अभी तो कितने लेयर्स हैं जो टच ही नहीं हुए। इस वज़ह से क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी कि आपको फ़िल्म को 145 मिनट्स में ख़त्म करना है। तो मतलब 1 घंटा 45 मिनट्स में, तो मेरे लिए इतनी रिस्ट्रिक्शन थी कि मैं अभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रही। बहुत सारी चीज़ें जो अभी एडिट हो गई, क्योंकि ये फ़िल्म मैंने 3 घंटे की शूट की थी, जिसको मुझे 50% काटना पड़ा है। अरे तो वाह! जो 50% है, वो फ़िल्म अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जैसे निशांत है, निशांत की लाइफ़ एक्सप्लोर ही नहीं हो पाई, क्योंकि एडिट में निकल गया सब कुछ।
तो निशांत की क्या कहानी है? वो उसने गाना क्यों छोड़ दिया? उसकी क्या ट्रेजेडी थी? वो सीमा के साथ उसका क्या प्रॉब्लम था? वो सब कट गया फ़िल्म में। क्योंकि इतना प्रेशर था, क्योंकि टाइम शॉर्ट होना चाहिए, बड़ी फ़िल्म कोई नहीं देखता है, शॉर्ट फ़िल्म बनाओ, इसको शॉर्ट करो, शॉर्ट करो। तो उस वजह से ये स्क्रीन प्ले बनाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, बनस्पत जो पहले स्क्रीन प्ले लिखा था। एडिटिंग का स्क्रीन प्ले ज़्यादा टफ था मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए सारे सीन्स बहुत प्यारे थे। मेरे लिए सारे सीन्स बहुत इम्पोर्टेंट थे, जिनको निकाल के ये कहानी पिरोई गई है। तो डेफ़िनिटली अगर इसकी वेब सीरीज़ बनती तो ये कहानी लोगों को और बहुत मज़ा आता इसमें, क्योंकि बहुत कुछ था इसमें कहने के लिए। तो जैसे आपने कहा कि वो टाइम का रेस्ट्रिक्शन था, तो क्या ये वजह थी कि जिसकी वजह से जैसे फ़िल्म में हमने देखा ट्रांज़िशंस और फ़िल्म में जो एक स्लो मोशन का एक फ्लूइडिटी है जो कई बारी एक एक अच्छे धुन पे आप बस उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं स्लो मोशन में, तो ये चीज़ इसी वजह से आई थी? बि नहीं, फिलर्स तो ऐसे नहीं भरे गए हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शूट हो चुका था। वो बाद में तो शूट नहीं हुआ है वो। बट आप जहाँ तक म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, म्यूज़िक मेरा बहुत इम्पोर्टेंट था इस फ़िल्म का। आपने जैसे फ़ील भी किया होगा कि अगर ये जी। म्यूज़िक नहीं होता तो ये फ़ील ही ना देती। तो म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था। और मेरा और सागर देसाई जिन्होंने म्यूज़िक दिया है, उनके साथ मेरी बातचीत सिर्फ़ यही थी कि म्यूज़िक भी ऊपर नहीं आना चाहिए, किसी भी इंसान के। कि उसको पता नहीं चले वो कुछ म्यूज़िक सुन रहा है। ऐसा पता ही नहीं चलना चाहिए इस फ़िल्म में। जस्ट एक जो आपकी फीलिंग है ना, उसकी एक धुन होनी चाहिए। जो इस वक़्त आपका मन अगर रोने का कर रहा है तो उसकी एक धुन होनी चाहिए। और हर वक़्त म्यूज़िक नहीं चाहिए मुझे फ़िल्म में कि बर्तन भी गिरा तो डूम-डाम कुछ आवाज़ें क्यों? नॉर्मल लाइफ़ में ये सब नहीं होता है। बस सिर्फ़ एक इमोशन का ज़रूर म्यूज़िक होता है। हर एक के आदमी के दिमाग में होता है वो। तो उस म्यूज़िक को हम फ़ॉलो करेंगे। और क्योंकि उस फ़िल्म में बात ही सुरों की गई है कि 7 सुरों जैसी है ये ज़िंदगी, बस अपने सुर की पहचान होना ज़रूरी है। जिस दिन खुद का सुर मिल जाएगा, उस दिन ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि आप सुर ही तो भूल जाते हो अपना। आप दूसरों को कॉपी करने लगते हो, आप दूसरों से इम्प्रेस होने लगते हो, आप दूसरों के रास्तों पे चलना शुरू कर देते हो, अपना सुर भूल जाते हो। जो सुर आपके माँ-बाप ने दिया है। आपके माँ-बाप ने या आपकी लाइफ़ ने आपको एक सुर दिया है, जिसमें आप बहुत टैलेंटेड हैं, जिसमें आप माहिर हैं। पर आप उसको छोड़ के कुछ और करने की कोशिश करते हैं, वहाँ सुर बिगड़ जाता है। और आपकी अपनी एक फैमिली का भी एक सुर होता है ना? इसलिए आउटसाइडर उसमें फिक्स नहीं हो पाता, वो आके मज़े नहीं ले पाता उस फैमिली में। आपको मालूम है, आपकी माँ ने थप्पड़ भी मारा है तो उसका एक मज़ा है, आपके फादर ने गुस्सा किया उसका एक मज़ा है, वो आपकी फैमिली है। उस फैमिली का एक पैकेज है आपके पास और उसका एक सुर है आपके पास और वही आप आगे लेके चलते हो जब अपनी फैमिली बनाते हो। तो वो मिस नहीं होना चाहिए लाइफ में। तो इसीलिए म्यूज़िक भी इतना इम्पोर्टेंट था कि उसमें हमेशा एक वायलिन और हमेशा एक ऐसा सुर आपको कंटिन्यू मिलेगा, जिसमें आप बनते चले जाते हैं। और गाने भी आप देखिए कोई भी ओवर द टॉप नहीं आया है। जो भी आया है वो उस मूड के हिसाब से क्योंकि मुझे बहुत प्रेशर भी था कि इसमें कुछ ऐसा एक आध गाना डाल दिया जाए जिससे कि थोड़ा-सा प्रोड्यूसर के अपने फंडे होते हैं, उनको अपने पैसे कमाने होते हैं, बहुत कुछ होता है। बट मेरे लिए गुंजाइश ही नहीं थी इस फ़िल्म में कहीं, ऐसा कुछ करने की। तो और पहली बार डायरेक्टर थी, तो मैं डरी हुई थी कि मेबी हो सकता है मैं गलत हूँ, मेबी हो सकता है कि कमर्शियली या बहुत सारी चीज़ों में मुझे ना पता हो और ये फ़िल्म मैं एक फ्लॉप फ़िल्म बनाने जा रही हूँ और प्रोड्यूसर का वो वरी हो कि ये फ्लॉप हो जाएगी, ये जो जिस तरह से चल रही हैं। मगर कहीं न कहीं फिर भी मैं रुकी हुई थी और फिर भी मैं जड़ थी कि नहीं बनाऊँगी तो वही अपनी कंडीशंस में बनाऊँगी तो वो अपने ही मोशन में, अब देखेंगे क्या होगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है जिस तरह का रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से बाहर, सिडनी वगैरह सब में देखी जा रही है फ़िल्म और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ये देख के कि लोग अपने आप को रिलेट तो कर पा रहे हैं कम से कम किसी चीज़ से। उनकी सच्चाई है, उनका अपनापन है इसमें, तो वो बहुत खुशी है मुझे उस चीज़ से। जैसे सुर की बात की आपने कि अपना सुर ढूँढना और फैमिली का सुर। इस फैमिली को जो आपने सुर दिया कि नीटू का जो स्ट्रगल है वो कुछ एक ये होगा कि वो सबसे लाडला बच्चा था घर का। और जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग जो लगा वो बीच के जो दोनों भाई हैं मनोज और विनय सर का जो कैरेक्टर है। पहले तो विनय सर के कैरेक्टर को ये का हकलाना, हुँ। उसकी क्या कहानी है? वो कैरेक्टर क्यों ऐसा था? क्या होता है जब हमारे हम तो इस जनरेशन के नहीं हैं जहाँ इतने सारे बच्चे पैदा होते थे।
फिर भी मेरी फैमिली में मेरे 4 बहन-भाई हैं हम लोग। लेकिन हमसे पहले वाली फैमिली में और भी बच्चे ज़्यादा पैदा हुआ करते थे। तो ये जो इनसिक्योरिटी होती है जिस बच्चे को, जैसे मेडिकली अगर आप जाएँ, तो वो बच्चे जो अपनी बात कह नहीं पाते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि वो हकलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको कुछ कोई चीज़ है जो कह लो कि माँ के पास ज़्यादा लिपट नहीं पाए वो, या माँ के पास ज़्यादा सोने का मौका नहीं मिला उन बच्चों को, या बाप से ज़्यादा डाँट पिट गई, या इतने सारे बच्चे हैं कि वो अपनी स्पेस ही नहीं ढूँढ पाया कि कब वो अपनी बात कह पाए, या फिर बड़े होते-होते वो फ्लॉप होना शुरू हो गया। तो ऐसा मैंने माना कि पंकज शायद बहुत फेल हुआ होगा क्लास में, जो कहता भी है ना कि मैं जो भी काम करता हूँ मैं फ्लॉप हो जाता हूँ। और बस उस आशा में वो जी रहा है कि बाबूजी ने कहा था कि दुकान जब आई थी तो ये बहुत लकी है। तो उसने मान लिया कि मैं लकी हूँ तो मेरी दुकान हो जाएगी शायद। तो वो उसने ज़िंदगी में स्ट्रगल भी नहीं किया उस तरह से। तो वो एक जो डर होता है, एक जो इनसिक्योरिटी होती है, एक जो प्रेशर होता है बड़े भाई-बहनों का, उसकी वज़ह से वो बच्चा थोड़ा दब के रह गया, और जब कोशिश करता है तो वो हकला के बोलता है, वो बोल नहीं पाता है अपनी बात को। तो और वो बात हम लेके भी आए हैं कि हम तो बीच में ऐसे ही पैदा हो गए नल्ले। हाँ। पर पर जैसे जब आप फैमिली की कहानी आप रच रही थी, तो जैसे 4 भाई ही क्यों? मतलब एक अगर बीच का ही अगर है, एक एक जिसको वो एक इमोशन, एक इनसिक्योरिटी देनी है, तो मनोज और पंकज इन 2 को 2 भाई क्यों हैं ये बीच में, जिनका जिनकी एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर ये है कि हम कहीं के नहीं है? मैं दिखाना चाह रही थी कि उस टाइम पे जो बाबूजी का एक तो आपने सुना होगा जो बाबूजी कहते हैं मेरी सरगम पूरी नहीं हुई, मुझे 7 सरगम बनानी है। वो उनका एक फंडा था बाबूजी का कि मुझे 7 अपने 7 बच्चे, और 7 बच्चे भी नहीं 6 बच्चे उन्होंने पैदा किए हैं, 7वीं माँ थी। तो आप देखें तो 7 तो सावित्री से शुरू होता है, फिर सावित्री के बाद रानी आती है, रानी के बाद गजराज आता है, गजराज के बाद मनोज, मनोज के बाद पंकज, पंकज के बाद धानी, और धानी के बाद निशांत, और उसके बाद 8वां सुर मिलता है सीमा। तो सारेगामापा नी सा। तो वो पूरी सरगम मुझे बनानी थी। इसलिए मुझे हर कैरेक्टर को एक अपना एक वो देना था, मीनिंग देना था। तो जब सीमा का सुर मिल जाता है, 8वां सुर भी सही हो जाता है, तो वो पूरी सरगम बजने लगती है। जब अम्मा बाद में आके कहती है, "बेटा एक सुर ही खराब था, वो ठीक हो गया अब देखो ये बजने लगा है।" और फिर वो लास्ट में बच्चा उसको बजाता है कि अब हो गया, सब सही हो गया। क्योंकि सीमा उस फ़ोटो को ठीक भी करके जाती है, जो टेढ़ी पड़ी थी बहुत टाइम से, उसको सही सही करके जाती है। मतलब वो अब इस घर का एक हिस्सा बन गई है, जो अब तक एक आउटसाइडर थी, अब तक जो एक उसको इस तरह से देखा जा रहा था इस घर में, अब उसने खुद को उस वॉल को ब्रेक करके वो खुद अंदर आ गई है, उस घर के। तो वो सुर जैसे ही ठीक हुआ है, अब शायद अम्मा के अंदर वो कोई गिला-शिकवा ही नहीं रहा होगा, वो इतनी रिलैक्स हो गई होंगी ना इसके बाद कि वो उसको मैंने गुलाबी साड़ी पहना दी एंड में, कि वो जस्ट रिलैक्स हो गई है। अब उसे किसी से गिला-शिकवा नहीं है। अब उसके पास उसका अपना एक कलर है, वो अब खिल रही है। अब उसने घर नया पेंट करा लिया, स्कूल खोल लिया वहाँ म्यूज़िक का, उसको अपनी लाइफ़ मिल गई, इंडिपेंडेंट हो गई वो। बिल्कुल। हम किसी भी उम्र में अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकते हैं, किसी भी उम्र में हमें अपना सुर मिल सकता है। तो मेरे सारेगामापाधानीसा पूरे नहीं होते अगर वो 2 भाई बीच में नहीं होते। क्या बात है! और जैसे सीमा का जो कैरेक्टर है, हालाँकि हम लोग बस स्पेकुलेट ही कर रहे थे कि फ़िल्म में आप कहाँ हैं? तो आपको अगर कहना हो कि आप कहाँ हैं फ़िल्म के अंदर, तो वो कौन होगा? सीमा। चलिए, हम सब सही थे। तो सीमा और राहुल का एक जो सबप्लॉट है, जो कि मोस्टली अगर इस तरह की किसी भी और कहानी में जो कि फैमिली ड्रामास में हम देखते हैं, तो इसको ह्यूमर की तरह ट्रीट किया जाता है, या तो इसे बहुत ही एक इश्यू बना दिया जाता। पर ये बहुत बड़ी सेंसिटिवली ट्रीट किया हुआ ये था, और उस सबप्लॉट वो सबप्लॉट की एक इस तरह के सिचुएशन में गुंजाइश कहाँ और कितनी और कहाँ से आ रही थी? मतलब वो सबप्लॉट क्या कंट्रीब्यूट कर रहा था आपके लार्जर उसमें थीम में? देखिए जो हम मान के चल रहे हैं ना कि सीमा के बारे में हम बात कर रहे हैं। सीमा के बारे में सब लोग उस घर में बुराई ही कर रहे हैं कि भई उसकी तो हमारे से कभी बनी ही नहीं। वो तो हमेशा अलग ही रहती है, वो तो एक्ट्रेस है भई, वो तो उसके तो नखरे हैं भई। तो उसी घर में उनके जो यंगस्टर्स हैं,
उसमें से एक बच्चा शायद अपनी फैंटेसी में उस औरत को लाता होगा, क्योंकि उस घर में वो एक एक्ट्रेस है, वो एक एक चार्म है उस औरत का। तो वो इतना भर चुका है, वो कहते हैं ना कि कभी-कभी मन करता है कस के उन्हें बहुत पकड़ लूँ और प्यार करूँ। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ये हमारी फैमिलीज़ में, मतलब ये एक्सेप्ट करें ना करें, पर ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम जब छोटे होते हैं या हम उस टीन एज में होते हैं या हम उस एज में होते हैं, कोई ना कोई हमें फ़ैसिनेट करता है। और शायद वो हमारा फर्स्ट लव होता है, जिसे हम कह नहीं सकते हैं कभी, क्योंकि वो हमारे रिलेशन में होता है, हमारे लिए आइडियल होता है वो हमेशा, लेकिन वो मर जाता है वही प्यार, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता है। मगर इस लड़के के अंदर वो जो था कि सीमा चाची आ रही हैं, सीमा चाची आ रही हैं, और वो माँ-बाप भी कहते हैं कि हर वक़्त यही कहता रहता है, सीमा चाची ऐसी हैं, सीमा चाची वैसी हैं। तो वो प्यार उसके अंदर पनप रहा था, और जब वहाँ पर वो इतना अवेलेबल हो गई उसके लिए, तो उसको ऐसा लगा, बच्चा है, इनोसेंट है, उसको ऐसा लगा कि शायद जो लोग कह रहे हैं वो सही हो कि इनके कैरेक्टर खराब होते हैं। तो ये शायद मेरा एक जो अरमान है या एक जो मेरे अंदर फीलिंग आई है, वो कहीं फुलफिल हो जाएगी। तो इसलिए वो दोबारा भी ट्राई करता है कि एक बार कि आज बहुत ठंड है और आप मतलब अभी तक सोई नहीं, और जब वो चाँटा खाता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि ओह! अच्छा, मतलब मैं, मतलब ये चाची ही है। क्योंकि जब वो उससे पूछती है कि तुम हमें पसंद करते हो? हुँ। तो वो पकड़ा जाता है और वो बोलता है, हाँ, हम करते हैं, पर चाची की तरह।" कहती, "नहीं, नहीं, वो भी स्मार्ट है, वो समझ जाती, चाची नहीं, ये चाची वाला पसंद नहीं, पसंद वाला पसंद, और है तो डर क्यों रहे हो? बोलो ना, करते हो, उसमें गलत क्या है?" और वो क्योंकि इस दुनिया की नहीं है, वो बाहर बहुत सारी चीज़ें देख रही है, तो उसको लगता है कि ठीक है यार, इसमें हम इसको हँस के कह सकते हैं कि आई लव यू चाची, आप मुझे हुँ। बहुत अच्छी लगती हैं, बोल दो, डर किसका है? सच क्यों नहीं बोलते हो? सीमा की लड़ाई यही है कि सच बोलो ना यार, अगर लग रहा है तो बोलो ना, सच से क्यों घबराते हो? एक-दूसरे को नहीं पसंद करते तो क्यों ड्रामा कर रहे हो कि हम पसंद करते हैं? बोल दो कि नहीं पसंद है, मगर नहीं, हम बनाएँगे, ये करेंगे, लपेटेंगे उसको झूठ में झूठ, झूठ पे झूठ, तो वो लड़ाई उस औरत की है उस घर में। और जैसे ही वो अम्मा को सच बोलते हुए सुनती है, वो बदल जाती है अंदर से। उसको सॉरी फील होता है उस औरत के लिए कि ओह! एक्चुअली में हमने रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं हम। मैं भी तो यही कर रही हूँ। मैं भी तो निशांत के साथ यही कर रही हूँ कि टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ उसको, क्योंकि वो मेरी सुन लेता है। तो मैंने अबॉर्शन के लिए भी उससे फॉर्म साइन करा दिया बिना उसकी रज़ामंदी के, और मैंने खुद ही अबॉर्शन के लिए डिसाइड कर लिया। तो उसकी उसका अपना एक स्ट्रगल है उस घर में कि मैं इस फैमिली को मैं नहीं बिलॉन्ग ही नहीं करती हूँ, मैं आउटसाइडर हूँ, मैं बिलॉन्ग ही नहीं करती, ये कभी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मैं करना भी चाहूँ, पैसे भी देती हूँ, सब करती हूँ, पर ये इज़्ज़त मुझे इस घर में कभी नहीं मिलेगी। तो उसकी अपनी एक लड़ाई है, लेकिन जब वो अम्मा को सुनती है, वो रियलाइज़ करती है, हर चीज़ को रियलाइज़ करती है, उस औरत की सुन के, कि ऐसा नहीं होता है। हम शायद अपने आप से ही किसी के लिए कुछ भी सोच लेते हैं, कि ये ऐसा होगा, ये बुरा होगा, पर कभी हमने नज़दीक से किसी को सुना ही नहीं है। अगर हम किसी की भी कहानी सुनेंगे, शायद हमें उसमें हीरो नज़र आ जाए, और बिल्कुल। दूसरा अम्मा में हीरो नज़र आता है, और वो कहीं न कहीं फ़ील करती है कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा फिर इस घर के लिए? इस औरत ने तो स्ट्रगल किया है, उस आदमी ने भी स्ट्रगल किया है, जो बात करता था सुरों की, वो आदमी भी चला गया इस घर से। मेरा हस्बैंड खुद इस घर से बहुत जुड़ना चाहता है, और मैं तो कर रही हूँ सब कुछ, फिर भी मैं नेगेटिविटी फैला रही हूँ। मैं उस चीज़ को पॉज़िटिवली ले नहीं रही हूँ। तो इतनी सी तो बात है, सिर्फ सॉरी तो बोलना है, और वो ऊपर छत पे जाके उसको सॉरी बोल देती है, और अगले दिन से वो भी रिलैक्स हो जाती है। तो ये एक्सेप्ट करने वाली बात है, जब हमारी कब ईगो हमारी आगे आ जाती है, हम कब उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। कौन-सा टर्न हमारी लाइफ में ऐसा आता है, या कौन-सी बात किसी की ऐसी हमारी लगती है, जिसकी वजह से हम पिघल जाते हैं, या अपने आप हमारा कॉन्शियस सामने आ जाता है हमारे। तो वो सब चीज़ों को बैलेंस किया था मैंने। जी, और बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस किया था। आगे आते हुए कास्टिंग की बात करें तो एक जो चीज़ थी कि अ, जो नीतू जो परमृता सर ने प्ले किया है अ उन्होंने ही जो राम प्रसाद का यंगर वर्ज़न है, वो उन्होंने ही क्यों किया? वो मतलब वो एक हमारे दिमाग में ये आता है कि मेबी मतलब जो हम एक
लेयर जिसमें हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि नीटू वाज़ द क्लोज़ेस्ट टू हिज़ फादर और प्रोबब्ली वो उसकी क्या वो डिसीजन मेकिंग कैसे हुई आपकी? वो डिसीज़न मेकिंग देखिए 2 चीज़ें थी उसकी। एक तो टेक्निकल चीज़ थी, वो पहले बताती हूँ, फिर इमोशनल चीज़ बताती हूँ। टेक्निकल चीज़ ये थी कि हमेशा हम जब फ्लैशबैक में जाते हैं, तो हम उन्हीं एक्टर को उनके बाल काले करके और उनको ओह! एक अजीब-सा बना देते हैं, जो कि मुझे लग रहा था कि नसीर सर जैसे हैंडसम और ग्रेसफुल मैन के लिए वो बहुत ही उनकी इमेज बहुत अजीब-सी मुझे दिखाई दे रही थी, अगर मैं वो डिसीज़न लेती। दूसरा डिसीज़न जो लॉजिकली मुझे समझ में आ रहा था उस कास्टिंग के पीछे वो ये कि एक तो होता है, एक बच्चा अपने बाप पे जाता ही जाता है, माँ पे जाता है या बाप पे जाता है और आइडेंटिकली कभी-कभी चला जाता है। जैसे मेरा बेटा मनोज जैसा लगता है। मतलब मनोज जो यंग टाइम पे लगते थे, आजकल मेरा बेटा बिल्कुल वैसा लगता है। एकदम मैं तो खुद ही कई बार चौंक जाती हूँ कि ओह माय गॉड! ये मनोज के सामने आ गया, इतना आइडेंटिकल है वो। तो वो भी था, दूसरा ये जो आपने कहा कि ये बिल्कुल करेक्ट है कि क्योंकि बाबूजी का वो सबसे बड़ा सुर था, सबसे सबसे अच्छा सुर था वो नी। तो वो उनके रिफ्लेक्शन को पकड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं थी और उनके जैसा होना या उस घर का सबसे ज़्यादा समझदार लड़का होना मेरे लिए, जो कहता भी है कि इनको कभी बड़ा बनने का मौका नहीं मिला और अब मिला है तो ये इस मौके को छोड़ेंगे नहीं। तो मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता। दे तो उस वक़्त भी चेक सकता था ना निशांत या सीमा उस वक़्त भी लोन पूरा चुका के चले जाते। पर उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, पहले इन बड़ों को बड़ा बनने दूँगा। क्योंकि कभी हमारे माँ-बाप ने हमें ज़िम्मेदारी ली दी नहीं, इसलिए हमने ली भी नहीं। पर आज पहली बार मौका मिला है ना, तो आज इन्हें करने दो। देखते हैं ये कहाँ तक कर पाते हैं, वरना हम तो हैं ही। तो वो तो मान के ही गया था कि हम कर देंगे हेल्प। लेकिन रास्ता अम्मा ने खुद खोज लिया, तो अलग ही बात हो गई ना, क्योंकि क्यों हमेशा किसी पे डिपेंडेंट रहना, क्यों हमेशा ये मानना कि कोई आएगा वो ही हमारा उद्धार करेगा। अरे हम भी तो हैं, हम भी तो कोई जीवन जी के आए हैं। तो मेरा ये लास्ट में अम्मा को इंडिपेंडेंट करना ये बहुत ज़रूरी था आज के ज़माने को देखते हुए, क्योंकि जब हम 20-21 साल की लड़की को कहते हैं कि तू इंडिपेंडेंट, हम 60 साल की औरत को क्यों नहीं कहते हैं कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ? कोई ना कोई टैलेंट तो होगा उसके अंदर भी। पर हम हमेशा अपने ऊपर डिपेंडेंट रखवाते हैं कि हम अब माँ बूढ़ी हो गई, अब हम सँभालेंगे उसे और हम सँभाल पाते नहीं ठीक से। फिर वो शिकायतें करती है, रोती है, फिर लोग कहते हैं, "अरे! उसका बच्चा अच्छा नहीं निकला, उसका बेटा अच्छा नहीं।" जाना ही क्यों उस रास्ते? खुद अपने रास्ते ढूँढ लो ना। आप रिटायर होने वाले हो, आपको मालूम है अब आपकी 60s शुरू होने वाली है या आपकी 70s शुरू होने वाली है। आप पहले से मान के चलो अच्छा मुझे अपनी लाइफ़ का अब करना क्या है? अब ये चैप्टर तो हो गया मेरा बच्चों का। अब मुझे मेरे क्या-क्या शौक थे, क्या-क्या चीज़ें थी जो मुझे अब अपने ज़िंदगी में जीनी है। आप उस तरह से पॉज़िटिव होके लाइफ़ को जियो ना, हमेशा शिकायत का पिटारा लेके क्यों बैठ जाना? इसलिए मैंने बच्चों से कहा है कि हमेशा हमसे शिकायत करते रहते हैं, पर वो कब निकले हैं अपने घर से बाहर? तो ये मुझे लगता है ये दोनों तरफ़ा होना चाहिए। एक तरफ की कहानी हम क्यों सुनें? बिल्कुल। एक तरफ की कहानी सुनना तो मतलब गलत बात होगी। आपको दोनों तरफ की कहानी सुननी पड़ेगी। तो जैसे अब बात करें कि परफ़ॉर्मेंसेज़ की, सबकी परफ़ॉर्मेंसेज़ की बात करें तो आप एक एक एक्टर खुद जब डायरेक्ट कर रहा हो तो मतलब कई बारी ऐसा होता है कि टेक में किसी टेक में आप मतलब एक एक अंदर से अर्ज आती है कि रुको यार मैं दिखाता हूँ कैसे-कैसे करना है, ये ऐसे करो यार। तो वो आपको रोकना पड़ता था खुद को या फिर आप उस टाइम बस सोचते थे कि नहीं, नहीं, नहीं मैं सिर्फ डायरेक्टर हूँ और मतलब मुझे इस चीज़ में घुसना ही नहीं है? ये चीज़ तो होती ही है क्योंकि आप खुद एक्टर हैं तो आपको कुछ सीन ऐसे लगते हैं कि यार नहीं मैं मुझे मालूम है ये कैसे करना है या मुझे मालूम है इस वक़्त क्या चाहिए। मगर क्योंकि अब आपकी सीट डायरेक्टर की है, तो आपका कोई मतलब नहीं बनता कि आप एक्टर को जाके इंटरफेयर करें। क्योंकि एक अपनी गरिमा होती है एक्टर की, एक अपना ईगो भी होता है एक्टर का, जो मैं एज़ एन एक्टर अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो गरिमा अगर कोई मेरी छुएगा या उसे तोड़ने की कोशिश करेगा, तो मैं शायद उसके बाद काम ही ना कर पाऊँ। तो उस गरिमा को मुझे सँभालना बहुत ज़रूरी था और आप देख चुके हैं कि 30 लोगों की गरिमा सँभाल रही थी मैं। बाप रे! तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने कोई इंटरफेयर नहीं किया किसी के लिए। सिर्फ़ जो मैं समझाना चाहती थी या जो मैं उन्हें बताना चाहती थी,
वो सिर्फ बताती थी, लेकिन उनकी अपनी जो भी उनके अंदर टैलेंट है, वो जितना कर सकते हैं, उन्होंने उतना किया है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बट डेफिनिटली एज़ एन एक्ट्रेस मैं अगर कोई रोल के बारे में अपने लिए सोचूँ, तो हो सकता है मैं बिल्कुल ही अलग करूँ उस रोल को। आप अपने लिए ब हालाँकि आपने कहा स्क्रीन प्ले में मतलब कैरेक्टर तो सीमा हैं आप उस कहानी के अंदर। पर जो कैरेक्टर अभी फ़िल्म को देख के आपको लगता है कि अगर आप हमें बता सकें तो कि यार ये मतलब मैं करती तो थोड़ा इससे बेटर लगता। अगर बेटर तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि हुँ, जिसने किया है सब एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, पर बिल्कुल। मैंने जब लिखी थी स्क्रिप्ट तो अपने लिए लिखी थी अम्मा के रोल के लिए। मैंने अपने लिए ये स्क्रिप्ट लिखी थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि कोई और डायरेक्ट करेगा इसे, मैं अम्मा प्ले करूँगी। लेकिन वो जब ऐसा नहीं हुआ तो ये भी क्वेश्चन आया कि आप दोनों चीज़ें कर लो, लेकिन वो मैं मुझे नहीं करना था क्योंकि इस वक़्त मेरी मेरी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारी चीज़ों को सँभालना था। मैंने सुप्रिया से बात की और सुप्रिया को कास्ट किया उसके लिए और सुप्रिया ने बहुत प्यारा रोल किया है, नो डाउट। बिल्कुल। तो ये इससे मुझे अच्छा सेगवे मिल गया जिससे मैं आपकी एक्टिंग के बारे में बात कर सकता हूँ कि हमने शुरुआत आँखों देखी मतलब एटलीस्ट मेरी जनरेशन में तो हमने हमने आँखों देखी में देखा जब आपको उसके बाद फिर दम लगा के आइशा फिर एक-एक करके और एक जैसा आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि सिर्फ माँ ही क्यों करना होता है? इस आपके एज की एक्ट्रेसेस को माँ ही क्यों? मतलब आप कोई और भी रोल कर सकते हैं और बखूबी कर सकते हैं। पर एक होता है कि उसमें आपकी अगर फ़िल्मोग्राफ़ी देखी जाए तो एज़ एन एक्टर आप ऐसा आप असेस कर सकते हैं कि आप एक माँ के कैरेक्टर का अच्छा ठीक है, अगर मुझे माँ ही करा रहे हो ना तो रुको अभी इसका हर फ़िल्म में एक डिमार्केशन करके जाना है। तो आप उसपे कॉन्शियसली काम किस तरह से करती हैं कि अच्छा ये मैंने पहले किया हुआ है, ये क्योंकि राइटिंग ऑफ़ कोर्स कई बार उतनी नुआंस नहीं होती है कुछ फ़िल्मों की। उसके बावजूद उस कैरेक्टर को ऐसा कि ये मैंने पहले किया है, इसकी याद इसमें ना आ जाए। बरेली की बर्फी की जो मम्मी है, उनकी याद बाला देखते हुए ना आ जाए या दम लगा के हमेशा का कुछ ना कर जाएँ। ये क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेस तो हमारे कहना चाहिए थिएटर से ही आता है ये प्रोसेस। क्योंकि देखो हर आदमी की कहानी जब अलग है तो फिर वो आदमी कैसे सेम दिखाई देगा। उसके रीज़न ही अलग हैं। जबकि मैं अगर देखूँ सारी फ़िल्मों में जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में कहा कि सारी फ़िल्मों में प्रॉब्लम मेरी सेम ही थी कि लड़की की शादी नहीं हो रही है। कॉमन प्रॉब्लम थी, मगर वो औरत कहाँ पैदा हुई है, कितनी उसकी एजुकेशन है, वो किस घर से आई है, वो किस हालातों में रही होगी, उसकी शादी हुई होगी, उसके बाद क्या हुआ होगा। वो सारी जो हम इमेजिनरी अपनी एक स्टोरी तैयार करते हैं, जो हमें राइटर और डायरेक्टर नहीं देते हैं, नॉर्मली फ़िल्मों में। इतना बड़ा सिनॉप्सिस नहीं मिलता है हमें कैरेक्टर का, जो हम ये सोच पाएँ कि अच्छा इसकी एजुकेशन क्या रही होगी। वो सवाल खुद से उठा के खुद एक कहानी तैयार करते हैं पैरेलल। फ़िल्म के पैरेलल एक कहानी तैयार करते हैं और उसपे बिलीव करते हैं। तो जब उस कहानी में बिलीव करते हैं तो एफर्ट नहीं लगता आपको कैरेक्टर चेंज करने में। उल्टा आप उसकी साइकी पकड़ के जब काम कर रहे हैं तो आप अलग दिखाई देते हैं लोगों को। तो आसान हो जाता है काम करना। तो इसलिए हमेशा ऐसा नहीं कि मैं ये कहती हूँ ये वो वाला नहीं दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ़ उसी कहानी के बारे में सोचिए, उसी कैरेक्टर के बारे में सोचिए, उसका एनालाइज़ कीजिए, वो क्या-क्या कर सकती है, क्या-क्या कर सकती है, तो आप जब करने लगते हैं तो आप अलग होते हैं। ऐसा कुछ जानबूझ के करने की कोशिश नहीं करती, बट डेफ़िनिटली कहानियों से अलग हो जाते हैं हम। तो जैसा आपने कहा कि इस तरह का इंटरनलाइज़ेशन जैसे नसीर साहब का मानना है कि आपको उस चीज़ को बिल्कुल ही आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोई और बन जाएँ। आपको ह्यूमनली उस तरह से करने की ज़रूरत है। तो आप लेकिन जब आप कह रही हैं कि आप सिर्फ़ कहानी को इंटरनलाइज़ करें और आप जब कर रहे हैं तो आप अलग लगेंगे। अब ये जो थॉट्स हैं ये मतलब एक लेमैन के लिए थोड़े कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं कि अच्छा हम पूरी तरह से कोई और ही बन जाएँ या फिर हम स्क्रिप्ट पढ़ के हम उस कहानी मतलब हम थर्ड पर्सन अपने आप को देखें। इस चीज़ में आपकी स्कूल ऑफ थॉट क्या है? आप किस चीज़ से ज़्यादा वो रिलेट करते हैं? जो नसीर सर कह रहे हैं, उससे मैं पूरा इत्तेफ़ाक रखती हूँ कि हर आदमी की अपनी एक लिमिटेशन होती है, हर एक्टर की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है। आप हर बार कोई और इंसान नहीं बन सकते हैं। मगर जो मेरा मानना है कि एटलीस्ट आप जैसे मैंने कहा कि उसकी कहानी अलग होती है। उस कहानी का बिलीव अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो वो कैरेक्टर अपने आप ऑटोमैटिकली अलग हो जाएगा। आपका एफर्ट नहीं है उसमें।
बात मैं भी वही कर रही हूँ कि मैं एक्टर नहीं जूझ रहा है, कि यार मैं कुछ और ढूँढ के लाती हूँ, कुछ और करती हूँ, इसमें ना कुछ अलग करती हूँ, इसमें मैं चश्मा पहन लेती हूँ, इसमें मैं मस्सा लगा लेती हूँ, इसमें मैं ब्राउन बाल कर लेती हूँ। ये ऊपरी तरीके के कैरेक्टर्स हैं जो आप करते हैं, पर इंटरनली आप कैसे काम कर सकते हैं किसी कैरेक्टर पे, उसके लिए आपकी वही एक प्रोसेस है जिसमें आप उसकी एक स्टोरी जो तैयार करते हैं, उस पे आपका पूरा बिलीव होना चाहिए। उस बिलीव के तहत मेबी हो सकता है आप सेम लगें, मेबी हो सकता है वो कहानी और उसकी जो हालात हैं, उससे मेरी लिमिटेशन एज़ एन एक्ट्रेस उसके एक्सप्रेशन सेम हो जाएँ, उसके बोलने का तरीका सेम हो जाए, बट मेरा एफर्ट सेम नहीं होना चाहिए। मेरा एफर्ट उस कहानी के तहत ही होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा जो स्कूल ऑफ एक्टिंग मैं जो अपनी तरह से मैंने अपनी थ्योरी तैयार की है, वो है कि अपने आप को ज़ीरो पे लाना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप भी जो करती हूँ, एक्टिंग वर्कशॉप, उसमें मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप ज़ीरो पे आइए। ज़ीरो इन द सेंस, मेरे अपने कॉम्प्लेक्सेस, मेरे अपने ईगो, मेरी अपनी मान्यता, मेरे अपना जो भी मैं सोचती हूँ, उसको आपको परे रखना पड़ेगा। आप कंपेयर करते हैं। बेसिक लोग क्या सिखाते हैं कि जब आपको कोई कैरेक्टर मिला है, आप अपने से कंपेयर कीजिए। क्या मैं होती इस जगह पे तो ऐसा करती? नहीं। मैं अगर होती तो ऐसा नहीं होता। मैं तो हूँ ही नहीं कहीं, क्योंकि ये तो कैरेक्टर ही राइटर ने रचा है ना। तो मैं तो हूँ ही नहीं कहीं, मैं तो इस औरत को जानती भी नहीं जिसका रोल मैं करने जा रही हूँ। अब मुझे पता चला है कि अच्छा इस किस्म की भी एक औरत है, जो अपनी बेटी से ऐसे बात करेगी, पति से ऐसे बात करेगी। तो फिर मैं तो हूँ ही नहीं ना। मगर प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा अपना एक्टर इतना बड़ा होता है कि हम उस कैरेक्टर को आने ही नहीं देते हैं। हमारी वॉल को ब्रेक ही नहीं करने देते हैं। हम अपनी वॉल लेके बैठे हुए हैं, कि मैं सीमा तो हर जगह दिखनी चाहिए। सीमा को कोई ना भूले। वो मैं कर लूँगी, बट अपना सिग्नेचर छोड़ूँगी कि मैं सीमा हूँ, मैंने सीमा ने किया है कैरेक्टर। तो अगर आप उस तरह का प्रोसेस में हैं, तो डेफ़िनेटली आप अलग नहीं हो पाएँगे। लेकिन अगर आप ज़ीरो हो जाते हैं, तो मुझे लगता है दूसरा रंग चढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। तो जो ज़ीरो होने की आप बात कर रहे हैं कि जहाँ पर एक कंप्लीट ब्लैंक स्लेट हो जाता है, उस मोमेंट में जैसे लोग कहते हैं कि ये एक एक रिलेटेबल फैक्टर ढूँढो, जिसके थ्रू आप कैरेक्टर में एंटर कर सकते हो। बट अगर आप वो सारी चीज़ें ही हटा दें, तो तब फिर वो जैसे एक एक्सेसिबिलिटी होती है कि आप देख के सपोज़ अब जैसे हम आपको देखते हैं कभी फ़िल्मों में, तो सबको अपनी-अपनी मम्मी याद आ जाती है ना कोई याद आ जाता है। तो और सब लोग ऐसा स्माइल करने लगते हैं कि हाँ यार, ऐसे ही तो होते हैं। मेरी एक दोस्त है, वो आपको और पंकज सर को देख के पता नहीं क्यों, वो एकदम ऐसा मतलब वो हटती नहीं, वो इमोशनल हो जाती है अलग से कि हाँ, ऐसा हो जाती है वो कि हाँ, ये बिल्कुल मेरे मम्मी-पापा हैं। तो वो चीज़ फिर कैसे आएगी अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो चले गए? ज़ीरो चले गए से आप मालूम नहीं क्या मतलब निकाल रहे हैं। ज़ीरो से मेरा मतलब है कि अ, जैसे मान लो एक कैनवस है। अब कैनवस में अगर मैंने पहले से बहुत सारा लाल रंग और ब्लैक रंग और येलो रंग डाल रखा है, तो अब मैं आपसे कहती हूँ ये ब्लू कलर लो और कुछ करके दिखाओ। तो आप उस ब्लू कलर को उन कलर्स में कैसे मिक्स करोगे? आप उसकी जगह ढूँढोगे, उसको कहीं फ़िल करने की कोशिश करोगे कि अरे यार डालना तो है क्योंकि डालने के लिए बोला गया है। मगर अगर आप उसको पूरा व्हाइट कर दें या प्लेन कैनवस ले लें, तो फिर आपका मन जहाँ करेगा उस ब्लू कलर के साथ जो भी खेलना समझा, चाहो, समझा। है ना? तो वो चीज़ों से मेरा मतलब है कि आपको पुरानी सारी चीज़ें, अपना कैरेक्टर, अपने ऊपर बीती हुई चीज़ें सब भुलानी पड़ेंगी। छोड़ दो, भूल जाओ। इसीलिए कहते हैं शायद एक्टर के लिए बहुत ध्यान में जाना बहुत ज़रूरी है। तो आप जितना अपने में ध्यान में जाएँगे, जितना ये एक तरह का मुझे लगता है एक तरह की पूजा है ये। ये इतना आसान गेम नहीं है, जितना लोगों ने बना लिया है और लोग सोचते हैं कि ज़रा से भी अच्छे लग रहे हैं या ज़रा सा भी जोक कर लेते हैं या लोग हम पे हँस लेते हैं, तो हम इसकी कोशिश करें। नहीं, ये साधना है। आपको साधना में लगना पड़ेगा और आज भी हमारी साधना कंप्लीट नहीं हुई है। आज भी हम बहुत डरे हुए हैं। आज भी हमेशा नए रोल को लेते ही पसीना छूटना शुरू हो जाता है कि अब ये कैसे होगा? अब ये जो मिला है ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मालूम नहीं। पीछे तो था जो हो गया। चलो भगवान की दया रही वो तो निपट गया। अब ये क्या होगा? इसका क्या होगा? क्योंकि
डर लगना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि वो उसको उसको मैं प्रिटेंड कर रही हूँ, पर वो डर सच में लगना ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी और की ज़िंदगी जीने जा रहे हो ना। इतना आसान थोड़ी है, किसी की सोल में आप चले जाएँ। अगर आप सोचो ऐसे मतलब टेक्निकली होके सोचो कि आपको मैं कहूँ कि अब आपकी सोल निकाल के हम दूसरी बॉडी में डाल रहे हैं और उस घर में जाते ही आपको नए लोग मिल गए, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे कि ओह! इसकी फैमिली तो कुछ अलग ही है, ये कौन-सी बॉडी में आ गया मैं? ऐसे कैरेक्टर के लिए होता है कि आप अपनी सोल छोड़ के जब दूसरे कैरेक्टर की सोल में बॉडी में जाते हो, तो उसके जो किरदार हैं, उसके जो आस-पास कैरेक्टर्स हैं, उनको आपको समझना पड़ता है कि ओह! अच्छा, इस फैमिली का रूल शायद ये रहा होगा, इस फैमिली में शायद इस औरत की जगह यहाँ पर है, इसकी पोज़ीशन ये है, ये उसी तरह से बात कर सकती है, इसका हस्बैंड डोमिनेट होगा, डोमिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है या ये डोमिनेट करती है। तो ये मैं तो नहीं हूँ, सीमा तो ऐसी नहीं है, पर वो कैरेक्टर ऐसा है। तो उसको जीने के लिए आपको एक उससे गुज़रना पड़ता है, एक पूरे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। हमने मतलब आँखों देखी से तो चलिए आपको ऐसे वो देखा था, पर मेरा जो आपका फ़ेवरेट कैरेक्टर है वो है फरारी की सवारी का बब्बू दीदी जो था। वो मेरे फ़ेवरेट कैरेक्टर है। वो उसमें एक मतलब जो एक मोमेंट है जब शर्मा जोशी वॉशरूम में होते हैं, आप अंदर चले जाते हैं और एक आदमी होता है बोला, "अरे भाई साहब अपना काम करो ना आप।" वो कैरेक्टर मतलब उसमें आपको वो फ़िल्म के बारे में ज़रा आप बात करें कि वो कैरेक्टर आपने कैसे अप्रोच करा था कि उसमें वो मतलब वो ऐसा कोई स्टीरियोटाइपिंग उस वक़्त थी नहीं, उस वक़्त आप एक ऐसा फिनोमिनन ही थे। तो वो क्या चीज़ थी? वो एक्चुअली में क्या था उस वो एक मेल कैरेक्टर था एक्चुअली अच्छा, में। तो और उस फ़िल्म में कोई फीमेल थी ही नहीं। तो राजेश मापुस्कर जो उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सीमा जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ मगर मेरे पास रोल नहीं है आपके लिए, क्योंकि इस फ़िल्म में फीमेल रोल ही नहीं है। तो मैंने कहा तो फिर मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो जब रोल ही नहीं है तो? नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक कोई कैरेक्टर आप करें इसमें और एक कैरेक्टर है जिसको मैं श्योर नहीं हूँ कि इसको आदमी की जगह औरत बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। ये आप स्क्रिप्ट पढ़ के बताइए कि क्या आप इसको कुछ कर सकती हैं? तो मैंने कहा ठीक है आप स्क्रिप्ट भेज दीजिए। तो उनकी स्क्रिप्ट आई मैंने पढ़ा और मैंने कहा हाँ, इज़िली इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों नहीं कर सकती एक औरत ऐसा रोल? तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है हम मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। तो जिस दिन मैं मीटिंग के लिए गई उस दिन मैं वो कॉस्ट्यूम पहन के गई थी। एक पैंट और एक शर्ट और एक वो और जाके मैंने उससे ये कहा ये कन्विंस किया उसको बब्बू दीदी बन के कि ये मैं कर सकती हूँ ये रोल। और मैं उस और वो शूट कर रहा था वो पूरा हमारी बातचीत और मैं उसको ये कहती कि क्यों नहीं एक औरत कर सकती भाई? और जा भैया चाय लेके आ ज़रा पास वाले को बोला ये किया, वो किया, तो वो कैरेक्टर में थी मैं और वो उसने शूट किया और फिर उसने वो जो है विधु विनोद चोपड़ा जी को दिखाया कि देखो ये आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने कहा मैं अब आदमी सोच ही नहीं सकता, मुझे लगता है ये औरत ही हो सकती है। ऐसे वो रोल मिला था। उसमें और एक और बड़ी बहुत कमाल की चीज़ थी उस कैरेक्टर में, हालाँकि उतना मतलब उस कहानी कुछ और थी, तो उतना नहीं आया पर एक मोमेंट है जब फरारी मिल जाती है कि हाँ, तो अरे पक्किया अपनी फरारी ऐसा डांस कर रहे हो और फिर अचानक से रुकते हो फिर, क्या हो गया बहन जी? वो जो एक स्विच है आपका कि ऑल ऑफ अ सडन आप एकदम पूरा इधर से आप इधर चले जाते हो। वो चीज़ कैसी थी? वो तो ख़ैर कैरेक्टर जब आप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑन सेट भी समझ में आती हैं और वो तो एक्टर का खेल है, वो तो जब खेल का मैदान मिलता है तो फिर खेला ही जाता है उस चीज़ से। हाँ। तो हिना गुप्ता ने एक ये क्वेश्चन भेजा है कि how can we as writers successfully pitch our stories or scripts to production houses? And how do we as actors approach production houses so that they at least take our audition? मतलब कि स्क्रिप्ट भी पिच कैसे करने की जो स्ट्रगल है और ऑडिशन के तो खैर है ही। देखो ये तो दोनों ही सवाल बहुत मुश्किल वाले पूछे हैं। प्रोडक्शन हाउसेज़ में तो अब रास्ते ही बंद हो गए हैं, आपको मालूम है अब तो हम कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू ही किसी प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं। ऑडिशंस के लिए वो लोगों को बुलाते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, आप ऑडिशंस करते रहते हैं और कभी किसी की किस्मत जागती है, वो ऑडिशन डायरेक्टर तक पहुँच जाती है और उसे मिल जाता है। तो ये प्रोसेस तो हमारे यहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग हो गया है। अब प्रोडक्शन हाउसेज़ और डायरेक्टर के हाथ में कुछ रह नहीं गया है। वो कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू ही सब चीज़ें होती हैं। मेरी फ़िल्म में ऐसा नहीं हो पाया इसलिए क्योंकि मेरे सब दोस्त लोग थे और डायरेक्ट कास्टिंग हुई है उनकी। बट नॉर्मली अभी ट्रेंड बन गया है कि आप जो है वो कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू ही आते हैं। और जहाँ तक स्क्रिप्ट का सवाल है, स्क्रिप्ट का स्ट्रगल
एक्चुअली अभी मेरा शुरू नहीं हुआ, ज़्यादा कहना चाहिए क्योंकि एक ही फ़िल्म लिखी मैंने और क्योंकि लोग मुझे जानते थे, तो प्रोडक्शन हाउसेज़ के ऑफ़िस में जाना मेरे लिए इतना बड़ा स्ट्रगल नहीं था। पर मैं डेफ़िनेटली जानती हूँ कि जो लोग नए हैं, जो लोग किसी को नहीं जानते हैं, उनके लिए लंबा प्रोसेस है, जिसका मुझे बहुत दुःख भी है कि बहुत दिल से सब स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, पर वो पहुँच नहीं पाती है लोगों तक। मेरा भी ऐसा मानना है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई स्क्रिप्ट बैंक जैसी कोई जगह होनी चाहिए, जहाँ पर लोग जाके अपनी स्क्रिप्ट्स रख सकें। उसमें भी मेरा मानना ये है कि ऐसे सेक्शंस अगर डिवाइड कर दें कि ड्रामा, एक्शन, लव स्टोरीज़, तो जो डायरेक्टर्स हैं, जो स्क्रिप्ट ढूँढ रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें अच्छी फ़िल्म बनानी है, पर स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है, इसलिए वो इंग्लिश फ़िल्म की कॉपी करते हैं और वहाँ से उठा लेते हैं। तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स उनको नहीं मिलते हैं। तो अगर एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स का बैंक बन जाए, तो शायद मुझे लगता है फिर भी एक आसान तरीका होगा कि आप अपना स्क्रिप्ट रजिस्टर करा के और आप उस बैंक में आप डाल दें। और आप चाहें मतलब उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि आप चाहें कि भई 1 साल तक अगर उस स्क्रिप्ट को किसी ने नहीं छुआ तो आप अपनी स्क्रिप्ट वापस ले सकते हो। ऐसा कोई प्रोसेस अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो ये स्ट्रगल तो बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँगी आपको मतलब ये तो ये तो धक्के खाने नसीब में लिखे हैं, क्या करें? बिल्कुल। ये जो शिफ्ट है, तो अब आपकी सेकंड फ़िल्म के बारे में आप सोच रहे हैं कि अच्छा अब एक और बार करा जाए, इसमें मज़ा आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि अच्छा हाँ, दिस इज़ समथिंग यू वांट टू परस्यू? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ अपनी स्क्रिप्ट के साथ दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं मेरे पास बहुत स्क्रिप्ट्स हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि अभी मुझे वही सेम चीज़ शायद दोबारा करनी पड़े जो मैंने पहले की थी, कि स्क्रिप्ट लेके फिर से स्ट्रगल शुरू करना पड़ेगा, फिर से कोई कौन-सा प्रोड्यूसर आएगा आगे बढ़ के, जो फिर से मेरी स्क्रिप्ट बनाना चाहेगा। तो मेरा भी स्ट्रगल चालू है और है, स्क्रिप्ट तो है डेफ़िनिटली क्योंकि मुझे डायरेक्शन करके बहुत मज़ा आया है। और इस मज़े को मैं लेना चाहती हूँ और मैं डायरेक्ट करना चाहती हूँ। जी। अ, और इशिका का ही सवाल है कि व्हाट इज़ योर एडवाइस टू फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स? मुझ जैसे और कितने सारे लोग हैं जो अपनी पहली फ़िल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि भाई जितना प्री कर सकते हो, जितना आप प्री प्रोडक्शन कर सकते हो, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि सेट पे पहुँचने के बाद आपके पास बहुत और सारी चीज़ें होंगी, जो आपको करनी पड़ेंगी या जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप उस चीज़ पे ध्यान तभी दे पाएँगे, जब आपका बेसिक काम करेक्ट हो जाएगा। तो वो बेसिक आपको प्री प्रोडक्शन पे तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैंने भी इसका 3 महीने प्री प्रोडक्शन किया है, जिसमें मैं बहुत क्लियर थी अपने शॉट्स को लेके, अपनी हर चीज़ को लेके। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरे पास बहुत वक़्त ही वक़्त था एक्टर्स के साथ मस्ती करने का, खाने-पीने का, बातें और कुछ करने का, क्योंकि उस वक़्त फिर मैं टेंस नहीं थी। लेकिन अगर वो प्री नहीं किया होता और वहाँ जाके मैं अपना शॉट सोचती कि अब कैसे लूँगी, तो शायद बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती। तो वो जितनी क्लैरिटी आपको अपने स्क्रिप्ट के बारे में जितनी ज़्यादा हो सके, वो बेहतर रहेगा सेट पे पहुँचने से पहले। अनुराधा ने पूछा कि अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्ज़र्व करना इतना ज़रूरी क्यों है एक एक्टर के लिए? और व्हाई इज़ इट मतलब किस तरह का सोशल डिटेक्टमेंट करके आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं? देखिए पहली बात जो आपने पूछी है, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। पहली बात जो आपने पूछी है कि सराउंडिंग वाली बात जो पूछी है, वो तो बहुत मस्ट है, क्योंकि आप अगर आपकी ऑब्ज़र्वेशन नहीं होगी, आप अपने सराउंडिंग चीज़ों को नहीं देखेंगे, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे? आपकी ज़िंदगी तो इतनी-सी है, चाहे आप 20 साल की होंगी या 30 साल की होंगी या 40 साल की होंगी, आपके एक्सपीरियंसेस भी उतने ही होंगे। लेकिन अगर आप आस-पास रहने वाले लोग जो आपके संपर्क में आते हैं या संपर्क में नहीं भी आते हैं, आपको जस्ट एक क्रॉस करके जाते हैं या आपको बस स्टॉप पे मिल जाते हैं या आपको ट्रेन में मिल जाते हैं, वो आपकी अगर ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और आप उन कैरेक्टर्स को मज़े लेके देख पाएँगे, एन्जॉय करना सीखेंगे कि कितने मज़े से बैठी हुई थी वो औरत, वो खा रही थी, वो ये और ये बैंक है आपका, आप स्टोर करते जाइए, उन कैरेक्टर्स को स्टोर करते जाइए। तो जब आप परफॉर्मेंस के टाइम पे आएँगे तो आपको वो इमेजेस याद आएँगी जो आपने देखी हुई हैं, जो आपने ऑब्ज़र्व की थी और आपने जो एन्जॉय किया था। तो जब आपने किसी को एन्जॉय किया है, तो आप किसी और को एन्जॉय करवा पाएँगे, अगर आपकी ऑब्ज़र्वेशन अच्छी है। आपने अगर उसको इतना जज़्ब कर लिया है उसकी चीज़ों को और दूसरी चीज़ ये है कि आपका स्टोरी टेलिंग आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपने किसी को ऑब्ज़र्व किया और अब आप दूसरे को बता भी पाएँ, कि आपने क्या देखा आज एक औरत के अंदर।
वो बहुत ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंस तो मुझे लगता नहीं कि एक्टर के कोई काम आ सकता है। अ, अगर आप सोशली नहीं है इन्वॉल्व तो मुझे नहीं लगता एक्टर बहुत ज़्यादा काम कर पाएगा। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपको सोशल तो होना पड़ेगा उसके लिए। पुलकित चौधरी का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि इन द एज ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, डोंट यू थिंक थिएट्रिकल रिलीज कैन बी अ बिट डिफिकल्ट एज अ फिल्म हैज अ क्लास अपीलिंग फैक्टर? तो ये एंड व्हाई नॉट गो फॉर ओटीटी डायरेक्टली? अभी तो बहुत मासी फिल्में भी ओटीटी पर जा रही हैं। हालांकि वी आर ग्लैड कि राम प्रसाद की तेरहवीं को हमने थिएटर में एंजॉय किया, पर एक 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 फाइनेंशियली भी देखा जाए या फिर एक अपील की भी बात करी जाए, तो ऑडियंस की जो इन्होंने कहा कि क्लास अपीलिंग फैक्टर्स है फिल्म में, तो रिलीज की के बारे में जरा बताएं आप फिल्म की। देखिए हम शायद ये भूल जाते हैं कि हम हिंदुस्तान में कम से कम 85% लोग मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं। आज आपको उपलब्ध है कि आप अपने यहाँ फायर स्टिक लगा के आप नेटफ्लिक्स, अमेज़न या ज़ी चैनल देख सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आपसे बाहर ये बड़े शहरों से बाहर के लोग जो अब तक टीवी देखते हैं, उनके लिए बिल्कुल, मनोरंजन बाहर जाके देखना सिर्फ़ सिनेमा है। बिल्कुल। सिनेमा का चलना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए रिक्शे वाला है, ऑटो रिक्शा वाला है, बस वाला है, कंडक्टर है, ड्राइवर है, बहुत सारे हमारे वर्कर्स हैं, वो कहाँ देखेंगे? उनको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में पता भी नहीं है अभी तक। उनके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म एक्ज़िस्ट ही नहीं करता है। तो हम इतना सेल्फ़िश हो जाएँ कि हम सोचे कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आ गया तो दुनिया हमने बहुत इम्प्रूवमेंट लिया है, ऐसा नहीं है। आप सब जानते हैं हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ है। बहुत जी, जगह तो लाइटें भी नहीं पहुँची हैं। जी, तो बिल्कुल। जहाँ अभी तक ये सुविधाएँ नहीं पहुँची हैं, वहाँ हम ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म से कितनी उम्मीद रख सकते हैं। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हमारे को इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूर जोड़ता है, पर हमारे हिंदुस्तान से नहीं जोड़ता है। हमारे हिंदुस्तान से सिर्फ़ हमारा टेलीविज़न जोड़ता है और हमारे सिनेमा हॉल जोड़ते हैं। तो उनके अंदर अपनी फ़िल्म को लाना, यानी कि हम उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे ऐसे दर्शक हैं, जिनके पास बहुत मिनिमम पैसे हैं, बहुत मिनिमम सुविधाएँ हैं। बिल्कुल। ऋतिक ने ये सवाल पूछा है, ऋतिक खत्री ने, कि मैम जैसा आपने कहा एक्टर मस्ट बी ज़ीरो, कैन यू गिव सम टिप्स, वो ज़ीरो होने की टेक्निक क्या होती है? जिससे हम नए कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर सकें? ज़ीरो होने की टेक्नीक क्या हो सकती है, ये आप अम, कभी ऐसा हुआ है आपने जब कभी किसी की कहानी सुन रहे हैं, उस वक़्त आप अपनी कहानी सोच पा रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? बिल्कुल होता है। आप हमेशा उसकी कहानी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं। तो ये कहाँ से आता है आपके अंदर? आपने ऑब्ज़र्व किया उस वक़्त आप ज़ीरो हो चुके होते हैं, क्योंकि आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो मेरा मतलब ज़ीरो होने से ये है कि आप खुद से निकल जाइए बाहर। आप उस कहानी पे इतना कॉन्संट्रेट कीजिए कि आप सिर्फ़ उसके बारे में जानते हो, उस वक़्त अपने बारे में ना सोचें। और ऐसा हम हमेशा होता है। आपको हुआ होगा बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हमारे साथ घटती हैं, जिसमें हमें बाद में याद आता है कि मैं क्या था उस वक़्त। मैं था भी कि नहीं था आपको याद भी नहीं है। आप उस घटना के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो आपकी आँखों देखी है। वो घटना के बारे में इम्पोर्टेंट है। आप वहाँ खड़े थे, आप क्या कर रहे थे, फिर आप बाद में सोचिए मैं क्या कर रहा था? ओह! हाँ, मैं तो उस घटना को देखते हुए मूँगफली खा रहा था। आपको बाद में याद आएगा। दैट मीन्स उस वक़्त आप ज़ीरो थे। आप किसी और ऑब्ज़र्वेशन में थे। वही मेरा मतलब। जी। अतुल ने कहा है कि डिटेलिंग का जो रोल है डायरेक्शन में या एक्टिंग में, ये कैसे इनकलकेट की जाए? मतलब इन्होंने कहा कि हाउ मच डिटेलिंग हेल्प्स इन डायरेक्शन और एक्टिंग। खैर इस पे आई थिंक इस पे ज़रा स्ट्रेस करें तो हाउ मच हाउ डज़ अ डायरेक्टर और एन एक्टर जैसे आपके लिए वो डिटेलिंग का ध्यान रखना, वो एक डिसिप्लिन, वो कैसे डेवलप किया आपने अपने अंदर? इसके लिए मैं एक अलग से डिफरेंट एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगी कि बेसिक चीज़ें हमारी मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर मैंने बर्गर खरीदा, ठीक है? बर्गर खरीदा, मुझे बहुत भूख थी। फिर मैंने 1 बर्गर खा लिया, फिर मैंने 2 बर्गर खा लिए और अब मेरा पेट भर चुका है बर्गर से। तो अचानक अभी मेरा रास्ता बहुत लंबा पड़ा है और मेरे पास उसका बचा हुआ पेपर और वो सब पड़ा है और मैं खाली हूँ। तो फिर मेरा ध्यान जाता है कि अरे इसकी रैपिंग कैसे की हुई है इन्होंने? इसका ग्रीन कलर होता है। अच्छा और ये देखो इन्होंने ये बटन भी लगाया हुआ है इसमें, देखो खामखा का और इसकी पैकिंग अच्छी है। वो आप डब्बे से खेलने लगे क्योंकि आपके पास वक़्त है उसको सोचने का।
क्योंकि अब आपका पेट भरा हुआ है। यानी कि जो आपका काम है वो आपने इतने अच्छे से कर लिया, इतने अच्छे से उस पे साध ली हर चीज़, कि जब आप सेट पे जाते हैं आपको और सारी चीज़ें दिखाई देती हैं आस-पास। फिर आपकी वो डिटेलिंग शुरू होती है। जैसे एक एक्टर के लिए अगर वो घर का सीन कर रहा है, तो जब वो पहुँचा, अगर वो अपने डायलॉग्स में ही उलझा हुआ है, अगर वो अपनी लाइन्स से ही नहीं निकल पा रहा है और दूसरे एक्टर के कॉम्प्लेक्स में मरा जा रहा है या आपको डोमिनेट करना चाह रहा है, अगर उसका दिमाग वहाँ पर है, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उस जिस जगह सीन हो रहा है, उसके आस-पास चीज़ें क्या रखी हुई हैं। वहाँ टेबल रखी है, चेयर रखी है, प्लेट रखा है, चम्मच रखा है, कुछ खाने को रखा है, किताबें रखी हैं। आपने देखा ही नहीं, आपको याद ही नहीं आप कौन से सेट पे रोल करके चले आए। तो जब आप अपना काम करके, होमवर्क करके जाएँगे, तो आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो हो सकता है कि आप बात करते-करते कोई किताब उठा लो, आप उस किताब के पन्ने पलटने लग जाओ, आप उस टेबल पे पैर रख दो क्योंकि आपको दिखाई दिया कि हाँ, टेबल है, चेयर है, मेरे घर की तो है, तो मैं इसको जब भी चाहूँ यूज़ कर सकती हूँ। तो वो ऑब्ज़र्वेशन तभी आएगी जब आपने अपना काम पूरा किया हुआ। तभी आएगी जब आप बेसिक काम को पकड़ लिया होगा। पर बेसिक ही नहीं पकड़ा होगा तो आप डरे हुए जाएँगे, आप उसी लाइनों में खोए रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या-क्या चीज़ें थी वहाँ पर। तो ये ज़रूरी है डिटेलिंग के लिए। जी। तो इसके साथ we come to the end of today's session. Thank you so much, ma'am, for doing this. Thank you so much for joining us. Thank you so much everyone who joined us at this like normally हम इस आवर पे करते हैं पर थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने अपने सवाल भेजे, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।